नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। हम कक्षा 12 का जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं और जीव विज्ञान में चैप्टर 4 है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इसमें हमने कई सारे कॉन्सेप्ट्स पहले भी पढ़ रखे हुए हैं और लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट था हमने पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रॉपी के बारे में भी पढ़ लिया था। और मुझे जानते होंगे आप लोग, मैं आपकी मेंटर तस्लीमा मंसूरी। वीडियो को लाइक करिएगा, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं ये मेंडल साहब ने जो आपका वंशागति का सिद्धांत दिया हुआ था, तो इसको प्रूव करने के लिए कुछ लोगों ने काफ़ी मेहनत की। हाँ, तो मेंडल ने जो वंशागति का सिद्धांत दिया था और उन्होंने अपना मटर पर एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने कुछ 3 नियम बताए थे। पहला क्या नियम था कि प्रभाविता का नियम क्या होता है। प्रभाविता के नियम में उन्होंने क्या बताया था कि भाई कोई जीन है, एक जीन होता है जिसको उन्होंने कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया और जीन के दूसरे एलील को उन्होंने स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया। इसमें बताया उन्होंने कि जब ये दोनों साथ में आते हैं और आपका हेटेरोजाइगस वाला कंडीशन जब बनता है गैमीट में, हेटेरोजाइगस वाला कंडीशन मतलब विषम युग्मजीय वाला जो कंडीशन बनता है, तो ये कैपिटल टी वाला जो जीन का एलील है इस स्मॉल टी वाले जीन पर क्या हो जाता है, प्रभावी हो जाता है, और इसके जो लक्षण होते हैं वो छुप जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, ये उन्होंने कहा था प्रभाविता के नियम में। दूसरे नियम में उन्होंने कहा कि जब जीन जो है, जब इनमें क्या कराएगा, क्योंकि मटर का पौधा था, तो उन्होंने, क्योंकि मटर क्या होते हैं, आपके बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही प्लांट में पाए जाते हैं, तो उनको मौका मिला सेल्फिंग कराने का। तो F1 जनरेशन में जो आपको संकर लंबे पौधे मिले थे, इनका इन्होंने क्या करा लिया, सेल्फिंग करा लिया। सेल्फिंग कराने से क्या पता चला कि एक तो शुद्ध लंबा पौधा मिला और क्या मिला, 2 आपके संकर लंबे पौधे मिले। क्या मिले? संकर लंबे पौधे मिले। और क्या मिला? एक शुद्ध बौना पौधा मिला। तो इससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि जब सेल्फिंग कराया और सेल्फिंग कराने के बाद पता चला कि जो जीन्स के एलील्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये सेपरेट हो जा रहे हैं गैमीट्स में। इनके जो अलग अलग लक्षण थे, कुछ में हमें शुद्ध लंबा वाला पौधा देखने का मिला, कुछ हमें क्या मिले, संकर लंबे पौधे देखने को मिले, और कुछ क्या मिले, शुद्ध बौने पौधे को देखने को मिले। यानी जो एलील्स हैं वो क्या हो जा रहे हैं, सेपरेट हो जा रहे हैं, और सेपरेट होकर के अलग अलग जीन्स के साथ में क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं आज ही की क्लास में हमें समझना है। अब एक और चीज़ थी, उन्होंने क्या बताया था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में बताया था। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में उन्होंने क्या करा था, 2 लक्षण लिए थे। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाले एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने कितने लक्षण लिए थे। तो मेंडल ने कितना लक्षण लिया था, 2 कैरेक्टर को लिया था। एक था आपका क्या, राउंड सीड, और क्या था, येलो सीड, और एक था आपका रिंकल्ड सीड और ग्रीन सीड। मतलब इसमें क्या है, आपके शेप और क्या था, कलर, 2 चीज़ें लिया। राउंड येलो ये है और रिंकल्ड और ग्रीन ये है। तो इससे क्या बना आपका, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल i, भाई ये वाला जो बना आपका, ये आपका गैमेट बने। ठीक है, अब अगर इनको हम सेपरेट कर लें तो क्या कितने मिले, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल y मिले। कितने टाइप के गैमेट्स बन सकते हैं इससे, 4 टाइप के गैमेट इससे क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। और इस वाले एक्सपेरिमेंट में फर्दर सेल्फिंग कराने के बाद में मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि हमने देखा कि जो एलील्स हैं, चाहे वो आप 2 एलील्स ले लो, 3 एलील्स ले लो, जितने भी कैरेक्टर्स आप ले लो, और जीन के जो डिफरेंट एलील्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली दूसरे एलील के साथ में क्या हो रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं, और अपना उनका जो लक्षण है वो शो हो रहा है। यानी कि अलग अलग गैमीट में जो एलील्स हैं वो इंडिपेंडेंटली क्या हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, असॉर्ट कर रहे हैं, अपव्यूहन जिसको कहा जाता है। ठीक है, अब मेंडल साहब ने तो ये कहा, तो इसी को क्या दिया, और मेन चीज़ मेंडल ने क्या कहा था कि जो लक्षण जो है ये क्या हो रहा है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी जा रहा है, उसको मेंडल ने क्या कहा था, आप बहुत ही फेमसली जीन बोलते हो, फैक्टर कहा था। जीन शब्द जो है, इस जीन को जो शब्द है फैक्टर को जीन
जोहानसन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा था। ठीक है, जीन किसने कहा था? जोहानसन ने कहा था। इसी जीन को फैक्टर किसने कहा था? मेंडल ने इसको फैक्टर कहा था। ठीक है, आइए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, अब ये क्या नया बवाल है? तो इसको बेसिकली जब बाद में मेंडल के एक्सपेरिमेंट पर स्टडी होने लगी तो एक साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम है सटन, और एक है बॉवेरी या बोवराई, आप जो भी प्रोनाउंस कर लीजिए, सटन और बॉवेरी। तो ये दोनों लोग आते हैं और ये दोनों बताते हैं क्रोमोसोम्स के बारे में, आपके गुणसूत्र के बारे में, कि गुणसूत्र का क्या कमाल है वंशागति के लक्षण को पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र कराने में। ठीक है, ये बताते हैं, ये दो लोग आते हैं महाशय, कौन कौन है? सटन और बावेरी आते हैं। सटन और बावेरी ने 1902 के आसपास में मेंडल के आपके वंशानुगत सिद्धांत पर काम करना शुरू किया, और काम करते हुए उन्होंने कुछ कॉमन फैक्टर्स देखे। किसमें? मेंडल ने जो चीज़ें बताई हुई थी वही सारे के सारे, ऑलमोस्ट सारे के सारे कैरेक्टर्स सटन और बावेरी को किस में देखने को मिले? क्रोमोसोम्स में देखने को मिले। ठीक है, कि भाई जो फैक्टर जो है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहा है, तो क्रोमोसोम्स में भी कुछ ऐसी चीज़ है जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रही है। अब ये जो फैक्टर था यही तो क्या कर रही है, यही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो डिफरेंट डिफरेंट आपके कैरेक्टर्स होते हैं, आँखों का रंग, बालों का रंग, हाइट हो गई, कलर हो गया, वट जितने भी आपके कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए जिम्मेदार है कौन? फैक्टर जिम्मेदार है। तो इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। अपना जब ये काम करा, काम करने के बाद क्या निष्कर्ष निकाला कि बेसिकली क्रोमोसोम जो है आपका, ये क्या है? ये वाहक की तरह काम कर रहा है, और इसी हो ना हो इसी क्रोमोसोम पर, यानी इसी गुणसूत्र पर क्या है? आपके जो जीन्स हैं, यानी मेंडल के जो फैक्टर हैं, जो कारक हैं, वो इसी गुणसूत्र पर पड़े हुए हैं। ठीक है, इसके साथ में बाद में स्टडी होती है तो देखा जाता है कि गुणसूत्र केंद्रक में क्या होते हैं? धागे की तरह ऐसे उलझे हुए होते हैं। फिर उसके बाद में जब आपका सेल डिवीजन होता है तो ये क्या हो जाता है? ये कंडेंस्ड हो जाते हैं और कुछ इस तरह से हमें दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, इनका नंबर भी फिक्स्ड हो जाता है। जब ये कंडेंस्ड हो जाते हैं तो इनका नंबर क्या हो जाता है? हर एक एनिमल में, हर एक प्लांट में क्या होता है? इनका नंबर फिक्स हो जाता है। तो ह्यूमन बींग में बताइए कितने नंबर्स होते हैं? हमारे शरीर में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं बच्चों? 46 गुणसूत्र। हमारे शरीर में कितनी गुणसूत्रों की संख्या? 46 है। अब ये कौन से कंडीशन में होगा? जब ये द्विगुणित होगा, यानी कि डिप्लॉयड होगा, तो एक इंसान में, एक मनुष्य में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसमें कितने गुणसूत्र होंगे? 46 गुणसूत्र होंगे। लेकिन जब ये अगुणित वाला कंडीशन बनेगा, अगुणित वाला कंडीशन मतलब हैप्लॉइड कंडीशन जब बनेगा, एन कंडीशन जब बनेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा? ये आधा रह जाएगा। और ऐसा होता क्यों है? अर्धसूत्री विभाजन की वजह से होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 23 रह जाएगा, मेल में भी और फीमेल में भी, मेल गैमेट में और फीमेल गैमेट में। यानी कि जो मादा युग्मक होता है, मादा युग्मक को आप क्या बोलते हो? अंडाणु बोलते हो, अंडाणु बोला जाता है। इंग्लिश में हम इसको एग या क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं। ठीक है, मेल गैमेट जो होता है वो होता है स्पर्म। यहाँ पे भी एक कैच है। क्या कैच है? स्पर्म कितने टाइप का बनेगा? चलो यहीं पे मैं बता देती हूँ, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि फीमेल में कौन से टाइप का गुणसूत्र पाया जाता है, मेल में कौन से टाइप का गुणसूत्र पाया जाता है। थोड़ा सा मेल वाला समझा रही हूँ अभी के लिए। मेल में 2 टाइप के आपके स्पर्म बनते हैं। एक ऐसा स्पर्म बनेगा जिसमें एक्स गुणसूत्र प्रेजेंट हो सकता है, एक ऐसा बनेगा जिसमें एक्स और वाई गुणसूत्र प्रेजेंट हो सकता है। तो मेल ही क्या करता है? आपके लड़की पैदा होगी या लड़का पैदा होगा, ये डिफाइन करता है। तो चलो गुणसूत्र की बात आ गई। अब आते हैं गुणसूत्र क्या है, कैसे है, वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, फिलहाल सटन और बॉवेरी ने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि पहला पॉइंट क्या कहा? गुणसूत्र जो है ये वाहक की तरह काम करता है, और इसी गुणसूत्र पर क्या प्रेजेंट है? इसी गुणसूत्र पर मेंडल के कारक प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसको बाद में क्या कहा जाने लगा? जीन कहा जाने लगा। और इस जीन के कई सारे टाइप्स होते हैं। इन्हीं टाइप्स को क्या कहते हैं हम? एलील्स कहते हैं।
एक और चीज़ निष्कर्ष निकल करके आई कि ये जो एलिल्स होते हैं या जो जीन होते हैं ये हमेशा जोड़े में प्रेजेंट होंगे। किस में प्रेजेंट होंगे? जोड़े में प्रेजेंट होंगे। एक और चीज़ होती है जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र के एक जोड़े को कहा जाता है होमोलॉगस पेयर। क्या कहा जाता है बच्चों? होमोलॉगस पेयर बोला जाता है इसको। मतलब हिंदी में माफ़ करिएगा, याद नहीं आ रहा है क्या कहते हैं, होमोलॉगस पेयर इसको कहा जाता है। यही जो आपका होमोलॉगस पेयर है, इस तरह से मान लेते हैं हम, ऐसे बनाएं अगर, तो यही जो होमोलॉगस पेयर बना हुआ है, इस पर क्या होंगे? कई सारे जीन्स के एलिल्स क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। कई सारे जीन्स के एलिल्स क्या होंगे? आपके प्रेजेंट होंगे। अब उसके बाद में जब आता है, हमने पढ़ा हुआ है क्या होता है, गैमीट बनने के लिए हमारे शरीर में क्या होता है? दो तरह से विभाजन होता है। एक समसूत्री विभाजन होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन आपका माइटोसिस, अर्धसूत्री विभाजन आपका क्या होता है? मेयोसिस होता है। ठीक है, तो जब मेयोसिस होता है तो मेयोसिस में क्या होता है? गैमीट बनेगा। मेयोसिस होने के बाद में तो जो गैमीट बना उसमें आपके गुणसूत्र कितने रह जाते हैं? आधे रह जाते हैं। कितने रह जाते हैं? आधे रह जाते हैं। तो ये वाला जो गुणसूत्र था, ये आपका जो अंडाणु बना हुआ है या फिर स्पर्म बना हुआ है, इस पर जो एलिल्स प्रेजेंट थे या जो आपके लो जीन्स प्रेजेंट थे, वो भी क्या होते हैं? गैमेट में चले आते हैं। ठीक है, उसके बाद में जब क्या होता है, उसके बाद में फिर से ये डिप्लॉयड कंडीशन में आएंगे। तो जब ये डिप्लॉयड कंडीशन में आएंगे, एक सेकेंड, तो जब ये डिप्लॉयड कंडीशन में आए तो फिर से पेयरिंग हो जाएगा, और जब फिर से पेयरिंग होगा तो ये क्या हो जाएंगे? यही क्या बनते हैं? यहाँ पे अब दो कैरेक्टर्स आ गए, एक फीमेल का कैरेक्टर आएगा और क्या आएगा? मेल का कैरेक्टर है, यानी कि दोनों पेरेंट के कैरेक्टर आ गए। तो ये जो जायगोट आपका होता है, जो जायगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद में, ये आपका ओवम और स्पर्म क्या करता है? फर्टिलाइज करता है, तो जायगोट बनाता है। यही जो जायगोट बना, अब ये आप मुझे बताओ ये कौन से कंडीशन में है? डिप्लॉयड कंडीशन में है, 2n कंडीशन में है। अब यहाँ पर जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 46 हो जाएगी वापस से। पहले क्या हुआ था? यहाँ पर कितनी थी? यहाँ पर 23 थी। अब ये भी कितना है? 23 है, तो दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे। ठीक है, तो 3-4 पॉइंट्स में सटन और बॉवेरी ने अपने पॉइंट्स को रखा कि जो गुणसूत्र होता है ये जीन्स को कैरी करता है जनरेशन टू जनरेशन, और जो जीन्स होते हैं इसी गुणसूत्र पर प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद जब गैमीट बनता है तो ये गुणसूत्रों का जो नंबर होता है ये क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। हाफ फीमेल बॉडी में रहता है, हाफ क्या होता है? मेल बॉडी में। उसके बाद जब क्या होता है आपका, मतलब ऐसा नहीं है कि वो ट्रांसफ़र होगा, मेल बॉडी में स्पर्म बनेगा, फीमेल बॉडी में क्या बनेगा? आपका ओवम बनेगा। ठीक है, उसके बाद जब क्या होता है? जायगोट बनता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये दोनों कैरेक्टर्स क्या होते हैं? आपस में मतलब साथ साथ आने लगते हैं, और इन्हीं दोनों कैरेक्टर्स जो होते हैं ये आने वाले जो प्रोजनी होती है, जो ऑफस्प्रिंग होता है, यानी जो बच्चे होते हैं उसमें दिखाई देता है। अब इन्हीं पॉइंट्स को मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको थोड़ा सा उसको क्लियरली और समझा देती हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पर तो मेंडल ने क्या कहा भाई? मेंडल ने जो कहा था वो कहा ही था। आपके सटन और बोवराई क्या कहते हैं कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्र और जीन के जोड़े क्या होते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। यानी कि अगर आपका गुणसूत्र जो है वो पेयर में प्रेजेंट है तो इसमें जो जीन्स भी होंगे वो क्या होंगे? पेयर में ही प्रेजेंट रहेंगे। एक बात, समजातीय गुणसूत्र में होमोलॉगस जो गुणसूत्र है आपका, इसी को समजातीय बोला जाता है। ये है आपके होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। होमोलॉगस क्या होते हैं? जिनका मतलब ये जो स्ट्रैंड्स हैं ये शेप, साइज, पोजीशन, इन सारी चीज़ों में बराबर होते हैं, बराबर देखे जाते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? होमोलॉगस क्रोमोसोम कहा जाता है। बट ज़रूरी नहीं है कि इस पर बैठने वाले जो जीन्स हैं आपके वो भी सेम ही जीन्स प्रेजेंट हों। जीन्स के डिफरेंट एलिल्स भी इस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी होमोलॉगस क्रोमोसोम पर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। प्लीज़ रिमेंबर दैट। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान मायोसिस हो रहा है, इसके दौरान ये जीन्स क्या हो जाएंगे?
क्योंकि क्रोमोसोम सेपरेट हो रहा है तो जीन्स भी क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद निषेचन गुणसूत्रों की संख्या को क्या कर देता है, द्विगुणित कर देता है, यानी निषेचन के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, द्विगुणित हो जाती है, और वापस से वो कैरेक्टर क्या हो जाता है, रीस्टोर हो जाता है, पुनर्स्थापित हो जाता है। यानी ये वाला जो दिख रहा था ये वापस से कंडीशन ऐसा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। वंशानुक्रम का गुणसूत्र सिद्धांत यह दावा करता है कि यह गुणसूत्र ही है जो स्वतंत्र रूप से अलग होता है और वापस से क्या हो जाता है, यूनाइट हो जाता है, मिश्रित हो जाता है। बाद में इस पर और फर्दर स्टडी होती है तो ये कहा जाता है कि भैया गुणसूत्र आपका क्या काम करता है, 1 मिनट, गुणसूत्र आपका क्या काम करता है, यह बेसिकली वाहक की तरह काम करता है। गुणसूत्र एक क्या है, वाहक की तरह काम करता है। आप लोग याद करिए, बिल्कुल फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि क्रोमोसोम आपका कुछ नहीं है। क्रोमोसोम क्या है, मतलब सॉरी, क्रोमोसोम बहुत कुछ है। क्रोमोसोम क्या करता है, ये क्या करेगा, आपके जीन्स को क्या करेगा, कैरी करेगा और कहाँ ट्रांसफ़र करेगा, ये पेरेंट टू प्रोजनी, फिर पेरेंट टू प्रोजनी, इस तरह से क्या करता है, ट्रांसफ़र करता रहता है माता पिता से बच्चों में, फिर माता पिता से बच्चों में, इस तरह से ये क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। तो हमने क्या जाना आज कि जो जीन्स होते हैं आपके वो क्या होंगे, आपके क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होंगे, और यही क्रोमोसोम क्या कर रहा है, फर्दर ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब पुराने सेल से नए सेल में, जिसके साथ साथ में जीन्स भी क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। यही है आपका वंशानुक्रम का गुणसूत्र का सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें क्या किया था, इसको दिया किसने था, सटन एंड बोवेराई ने दिया हुआ था, और इन्होंने क्या बताया था ये हमने स्टडी कर लिया हुआ है। एक्सपेरिमेंट इन्होंने नहीं किया था इस पर, एक्सपेरिमेंट एक और आप हमारे वैज्ञानिक हैं, महानुभाव हैं कह लीजिए, उन्होंने किया हुआ था। तो उनका नाम है टी.एच. मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन आते हैं, एक और नए हीरो इस गेम में, और वो क्या करते हैं, वो एक मक्खी को पकड़ते हैं, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जिसका नाम है, जिसको आप फल मक्खी कहते हैं, फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। अलग अलग फलों पर वो बैठती है, बेसिकली फल ही उसका क्या होता है, भोजन होता है, ठीक है। तो उसी पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। जैसे हमने पढ़ा था कि मेंडल ने मटर के पौधे को चुना, तो क्यों चुना था, उसके पीछे कुछ रीज़न रहा होगा, हमने स्टडी कर लिया था कि मटर का पौधा साल भर में एक बार उगता है, यानी जो उसका टाइम पीरियड होता है वो थोड़ा कम होता है, ठीक है। ये बाइसेक्सुअल प्लांट होता है, सेल्फ पॉलिनेशन बहुत ईजिली कराया जा सकता है, एक साथ कई सारे सीड्स बनते हैं जिसमें वेराइटीज़ देखने को मिल सकती हैं, और इसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ईजिली देखा गया था मेंडल के द्वारा। तो ये कई सारे रीजंस थे जिसकी वजह से मेंडल ने मटर के पौधे को चुना। इसी तरह से थॉमस हंट मॉर्गन ने भी कई सारे कैरेक्टर्स को देखते हुए ड्रोसोफिला को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना था। फर्दर जो आपके क्रोमोसोम्स का इनहेरिटेंस का प्रिंसिपल रहा है उसी आपके ड्रोसोफिला पर ही हुआ है। उसको समझने से पहले थोड़ा सा हम ये डायग्राम समझते हैं कि महाशय ने ये जो पिक्चर बनाया हुआ है इसको क्या समझाने के, इसके पीछे क्या रीज़न रहा है। ये देखिए, यहाँ पे आपको ये है गुणसूत्र के 2 पेयर्स दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक अलग अलग रंग से दिखाया गया है अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर हम मटर के पौधे का 2 कैरेक्टर ले लेते हैं। लेट्स से इसको हमने क्या मान लिया, ये है हमारा क्रोमोसोम, और ये जो जीन प्रेजेंट है इस क्रोमोसोम पर, क्या प्रेजेंट है इस क्रोमोसोम पर, जीन्स प्रेजेंट है। इसको मान लेते हैं, ये जो हरा वाला है इसको मान लिया हमने क्या है, ये राउंड क्या है, येलो है, और ये क्या है आपका हाँ ठीक है, मतलब राउंड शेप है ये इसका, और ये क्या है आपका, ये है आपका येलो कलर है, ठीक है। राउंड शेप और क्या है, येलो कलर है, मान लेते हैं इसको ऐसा, हम मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ आपका, सेम चीज़ यहाँ पे भी दिखाई गई है। सबसे पहले ये वाला हम देख लेते हैं, ठीक है। अब आइए देखिए, गैमीट बनने का ये प्रोसेस है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम दिखा रहा है, जिस तरह से मेंडल ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स दिखाया था प्लांट में दिखाया था, मटर के पौधे में दिखाया था। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे मायोसिस आपका हो रहा है, एनाफेज वाले फेज में हो रहा है, और ये क्या होंगे, मतलब सिंगल आएंगे, और ये जो हैं आपके कैरेक्टर्स ये क्या हो रहे हैं, रीस्टोर हैं अभी, मतलब एक चीज़ होनी है जो अभी फ़िलहाल के लिए नहीं हुई है। तो इस तरह से क्या बन गए, 4 गैमीट आपके बन गए हैं। ये आपका
आर कैरेक्टर वाला, ये आपका वाई कैरेक्टर वाला। ठीक है, ये वाला पिक्चर आ जाओ ज़रा सा। ये वाले भी पिक्चर में क्या हो रहा है, अब यहाँ पे मान लेते हैं ये है आपका क्या, ये रेसेसिव मान लेते हैं। ये दोनों आपके क्या थे, ये दोनों आपके क्या हैं कि डोमिनेंट कैरेक्टर वाले हैं। यहाँ पे ये रेसेसिव कैरेक्टर वाले, रेसेसिव कैरेक्टर वाले को इसको मान लो, अच्छा ये इसको ऐसे रखो, आप एक ही कैरेक्टर रखो, आर आर रखा, तो ये है आपका स्मॉल आर, ये है आपका क्या कैपिटल आर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, जीन्स कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, ये है आपका स्मॉल आर वाला बना, ये है आपका क्या बना, कैपिटल आर वाला कैरेक्टर क्या हो रहा है, मतलब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये ज़रा सा देखेंगे आप, यहाँ पे देखिए G1 is G2, यही वाला आई थिंक ये पिक्चर डबल डबल हो गया है। चलो ये पिक्चर डबल डबल हो गया है, आगे देखते हैं अगला वाला पिक्चर हमारा। चलो ठीक है, ये अगले वाले पिक्चर में हम समझाएंगे। तो इस तरह से क्या देखा जा रहा है, अभी हम अगला जो हम पढ़ेंगे लिंकेज के बारे में पढ़ेंगे, तो फर्दर हम इसको और कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, देखो अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं तब कि जो जीन्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हुए हैं, ये गैमीट फॉर्मेशन के साथ में क्या हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और उसके बाद में जब ये डिप्लॉयड वाले कंडीशन में आएंगे तो वापस से इस तरह से ये क्या हो जाएंगे, डिप्लॉयड हो जाएंगे। यहाँ पे एक और चीज़ होनी होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो जीन जिस पर प्रेजेंट है उसी पर रहेगा। यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं, ये वाला जो जीन है ये इधर जा सकता है और ये वाला जो जीन है ये इधर आ सकता है, जिसको क्रॉसिंग ओवर बोला जाता है। ये क्या करेंगे, क्रॉस ओवर करेंगे, यानी कि एक जीन दूसरे गुणसूत्र पर जा सकता है, दूसरा जीन पहले वाले गुणसूत्र पर जा सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा क्यों होगा आगे वाले हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल गैमेट किस तरह से बन रहा है और ट्रांसफ़र किस तरह से हो रहा है ये हमने देख लिया हुआ है। एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम, एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है कि वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम, एंड यहाँ पे क्या हुआ है, लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एट द सेम पोल दिखा रहा है। यही ये जो है आपका ये लॉन्ग क्रोमोसोम है, और उसके बाद ये क्या है आपका ग्रीन क्रोमोसोम है, और यहाँ पे येलो क्रोमोसोम, और ये क्या है रेड क्रोमोसोम को दिखाया गया है। और गैमीट किस तरह से बन रहे हैं वो दिख रहे हैं। यहाँ पे देखो ये रेड के मतलब जो ऑरेंज के साथ में ग्रीन का ट्रांसफ़र हो रहा है, ये ऑरेंज के साथ में ग्रीन का ही ट्रांसफ़र हो रहा है, बट पॉसिबिलिटी इज़ देयर कि आपका ये जो ऑरेंज के साथ में रेड का भी आ सकता है और ग्रीन का येलो के साथ में भी आ सकता है, जिसको क्रॉसिंग ओवर बोला जाता है। अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। एंड एक और चीज़ यहाँ पे दिखाई, वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम, और ये सब आपका दिखाया हुआ है। ठीक है, चलो अगला टॉपिक क्या है, एक सेकेंड कहाँ जा रहा है, हाँ, अब कंपेयर करके हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि क्या नाम है इनका, सटन एंड बोवराई ने जो कहा था और मेंडल साहब ने जो कहा था, उसमें क्या चीज़ें कॉमन चीज़ें क्या देखने को मिली हुई हैं। ये देखिए, मायोसिस एंड फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस देखेंगे, और मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट करके जो अपने सिद्धांत दिए हुए थे उसमें क्या क्या सामान्य चीज़ें हैं, क्या एक जैसी चीज़ें हैं। अर्धसूत्री विभाजन में समजात क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अभी हमने देखा था, ये हमने थोड़ा सा पिक्चर भी देखा, इस तरह से देखा था। तो जब मायोसिस होगा तो ये क्या हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। इसमें कारकों के जोड़े में युग्मक बनने के समय क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। सटन और बोवराई ने कहा कि भैया जब सेल डिवीजन होता है, मायोसिस होता है, तो क्रोमोसोम सेपरेट होंगे। और मेंडल साहब ने कहा था कि जब गैमीट बनते हैं तो जीन्स सेपरेट हो जाते हैं। बात तो वही है, क्योंकि क्रोमोसोम पर ही क्या बैठा हुआ है, जीन बैठा हुआ है। तो जब क्रोमोसोम सेपरेट होगा तो क्रोमोसोम के साथ साथ में क्या सेपरेट हो जाएगा, आपका जीन भी सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद क्या कहा, प्रत्येक युग्मक में एक क्रोमोसोम पहुंचता है। ऑब्वियस सी बात है, डबल हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, तो इसमें क्या पहुंचेगा, हर एक गैमीट में एक एक क्रोमोसोम आपका पहुंच जाएगा। तो प्रत्येक युग्मक में एक एक कारक पहुंचता है। इन्होंने कहा था कि एक एक फैक्टर, यानी एक एक एलिल्स, एक एक जो कैरेक्टर होता है गैमीट बनते टाइम, वो क्या होता है आपका
नई जनरेशन में जाएगा। द्विगुणित कोशिकाओं में क्रोमोसोम के जोड़े पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। जब डिप्लॉयड कंडीशन होगा, यानी डिप्लॉयड सेल में क्या होगा, आपके क्रोमोसोम के डबल नंबर पाए जाएंगे डिप्लॉयड कंडीशन में। लक्षणों का निर्धारण कोशिका में स्थित कारकों के एक जोड़े द्वारा होता है। यही देखो, इन्होंने पेयर की बात की थी कि क्रोमोसोम्स हमेशा क्या होंगे, पेयर में रहेंगे। इन्होंने कहा कि जीन्स हमेशा क्या होंगे, पेयर में रहेंगे। अगर क्रोमोसोम पेयर में है तो जीन्स भी क्या होगा, पेयर में रहेगा। ठीक है। नर युग्मक का केवल केंद्रक यानी न्यूक्लियस जो है वो कोशिका के अंदर क्या होता है, फ्यूज होता है। मतलब सटन एंड बोवराई ने क्या कहा कि जो क्रोमोसोम है वो पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही फ्यूजन में पार्टिसिपेट नहीं करता है भैया, उसका जो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस में डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ये डीएनए मॉलिक्यूल्स के एक सेगमेंट क्या हैं, आपके जीन्स हैं, और यही जीन्स क्या होंगे, जब फ्यूज़ करेगा तो अपना जो लक्षण होता है वो क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। कारक डिस्क्रीट होते हैं, इकाई के रूप में संचरित होते हैं, विच्छिन्न होते हैं। कारक क्या हैं, डिस्क्रीट हैं, यानी इन्होंने कहा कि जो जीन्स होगा वही क्या करेगा, फर्दर क्या करेगा, ट्रांसफ़र होगा, फ्यूज़ करता है। बेसिकली कहने का इनका मतलब ये है। निषेचन के पश्चात द्विगुणित अवस्था में डिप्लॉयड स्टेट जो होती है वो पुनः क्या हो जाएगी, स्थापित हो जाएगी, रीस्टोर हो जाएगी। तो ठीक है भैया, इन्होंने क्या कहा, प्रत्येक जीव दोनों जनकों से एक एक कारक फैक्टर क्या करता है, प्राप्त करता है। अब देखिए, अभी हमने जो डिस्कस किया था ये है क्रोमोसोम का एक स्ट्रैंड, और उसके बाद में लेट्स से कि फीमेल से क्रोमोसोम का दूसरा स्ट्रैंड आता है। यानी यहाँ पर भी 23 क्रोमोसोम है, यहाँ पर भी 23 क्रोमोसोम हैं। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी आ जाएगी, 46 आ जाएगी। नॉट ओनली क्रोमोसोम, उस पर बैठे जितने भी एलिल्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, वापस से डिप्लॉयड हो जाएंगे, यानी पेयर में हो जाएंगे। वापस से क्या हो जाएंगे, सभी पेयर में हो जाएंगे। ठीक है। और जो उनके ट्रेट्स होंगे वो हमें दिखाई देगा। ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस ये समझ में आ गया होगा। अब ज़रा सा मॉर्गन साहब पर आते हैं कि मॉर्गन साहब ने इन्हीं के कहे हुई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया कि जी हाँ, ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, और इसको इन्होंने सिद्ध कर दिया था। सिर्फ थ्योरी ना दे करके इसको इन्होंने एक मक्खी पकड़ा और उस मक्खी पर अपने प्रयोग करके इसको क्या किया, सिद्ध कर दिया उन्होंने। ठीक है। आइए देखते हैं। तो मॉर्गन साहब ने क्या किया था, मॉर्गन साहब ने चूज़ करा, किसको चूज़ किया, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को चूज़ किया। एक मिनट, अब मैं ना थोड़ा सा आपको ड्रोसोफिला को दिखा देती हूँ। ये है आपका ड्रोसोफिला, ये देखिए, ये है ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो है ये क्या भाई, आदमी और मतलब सॉरी मेल और जो फीमेल होती है ड्रोसोफिला वो क्या होती है, अलग अलग दिखाई देती है। मतलब दिखने का मतलब है कि अगर आप इसको देखोगे तो क्लियरली आप बता दोगे कि ये वाला जो है ये मेल है और ये वाली जो मक्खी है ये क्या है, फीमेल है। ऐसा कैसे बता सकते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स में आदमी और औरत क्या होते हैं, फिजिकली डिफरेंट दिखते हैं। ठीक है ना। बहुत सारे हमारे कैरेक्टर्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कुछ सिमिलर भी होते हैं, जैसे 2 हाथ हैं, 2 आँखें हैं, 1 नाक है, 2 पैर हैं, ये सब सिमिलर हैं। लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट दिखता है बाहर से देखने पर। इसी तरह से ड्रोसोफिला भी बाहर से देखने पर क्या होती है, डिफरेंट दिखती है, एंड इंटरनल स्ट्रक्चर भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये छोटा है, मेल वाला क्या है, छोटा है। फीमेल वाली क्या होती है, ये बड़ी दिखती है। मतलब हाइट इनकी क्या होती है, छोटी, मेल की छोटी होती है, फीमेल की बड़ी होती है। किसी भी तो मेल की हाइट छोटी हुई। ठीक है। इसके अलावा इस फीमेल बॉडी में क्या होता है, इसके अलावा इस फीमेल बॉडी में एक पाया जाता है आपका ओव्यूल पॉइस्टर पाया जाता है, जिसमें ये क्या करती है, ओव्यूल्स को रखती है, यानी अंडाणुओं को कैरी करती है, और उसके बाद में फिर क्या करती है, ले करेगी, और फिर उससे क्या बनेंगे, नए ड्रोसोफिला बनेंगे। तो ड्रोसोफिला पर इन्होंने अपना काम किया था। अच्छा, आइए और अब हम देखते हैं कि टी.एच. मॉर्गन साहब ने क्या काम किया था। आइए यहाँ पर, हाँ, देख लेते हैं कि टी.एच. मॉर्गन साहब ने क्यों ड्रोसोफिला को ही चूज़ किया, क्या रीज़न रहा होगा। तो भैया जो ड्रोसोफिला है ना, ये आप इसको लैब में आसानी से ग्रो करा सकते हो। नेचुरली जो ग्रो होती है और लैब में भी इसको ईजिली ग्रो कराया जा सकता है। फल वल इसकी कमज़ोरी है, जहाँ पे भी फल वल देखेगी, सड़ी गली चीज़ें देखेगी, सड़ी गली फ्रूट्स वगैरह देखेंगे, वहाँ पर ये तुरंत ही क्या हो जाती है,
फर्टिलाइज करेगी और नए नए ढेर सारे अंडे बनाना शुरू कर देगी। ठीक है, ढेर सारे अंडे बनाना भी इसकी क्वालिटी है जिसे अलग अलग ट्रीट्स को स्टडी करने का फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, आइए ड्रोसोफिला को प्रयोगशाला में क्या किया जाता है, आसानी से संश्लेषित किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। नर एवं मादा में स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलती है, अलग अलग ये दिखते हैं। फीमेल में ये आपका ओवरी पॉइस्टर होता है जिसमें ओवम रखे जाते हैं। ठीक है, यह अपना जीवन चक्र लाइफ साइकिल जो होती है 2 सप्ताह में 15 दिन से 14 दिन से 15 दिन में ये पूरा कर लेती है, बहुत तेज़ी से पूरा कर लेती है भैया। हफ्ते में दो जनरेशन इसके देखने मतलब महीने में 2 जनरेशन इसके देखने को मिल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो क्या होगा जब 2 जनरेशन देखने को मिल गए तो जो डिफरेंसेस हैं, जो कैरेक्टर्स नए आए हैं, जो नई चीज़ें बनी हैं, कुछ रीस्टोर रही हैं, उसके बारे में देखने को मिल जाएगा। कम पीढ़ी अवधि के कारण परिणामों को लेकर के ज़्यादा लंबा समय इंतज़ार करना नहीं पड़ता है। ड्रोसोफिला में अनेक आनुवंशिक विभिन्नताएं देखी जाती हैं जिनका परीक्षण सूक्ष्मदर्शी द्वारा कर सकते हैं, यानी कई सारे जेनेटिक वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं ड्रोसोफिला में। ड्रोसोफिला में प्रजनन जो है वो साल भरा प्रजनन, जैसे हमने कहा कि अभी 1 महीने में 2 जनरेशन देख लिया तो क्या करोगे तुम, 12 महीने में 24 जनरेशन इसको देखने की ईजिली मिल जाएगी। तो भैया जनरेशन देखना मतलब और जनरेशन को क्यों देखना हुआ है कि हमें ये चेक करना है कि कुछ कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो रिस्टोर हो रहे हैं तो कौन से कंडीशन में हो रहे हैं, और नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं और कौन सी कंडीशन में आ रहे हैं। ठीक है, और क्या है, फ्रूट फ्लाई में एक बार में बहुत सारे बच्चे अंडे बनते हैं, जिससे क्या होता है वही आपको वेराइटीज़ देखने को मिलेंगी, वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। ड्रोसोफिला में 4 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 8 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से एक जोड़ा जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, बाकी 3 जोड़े क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, जो आपके बाकी बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डीएनएस वगैरह को कैरी करते हैं। ठीक है, आओ ये 2, 3, चौथा जोड़ी जो होता है वो ऑटोसोम होता है, पहला जोड़ा जो होता है वो आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है। ये है आपका फीमेल जो है XX है, मेल क्या होती है XY होती है हमारी तरह। जैसे हमारी बॉडी में XX क्रोमोसोम जो होता है वो फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, मेल में X और Y वाला क्रोमोसोम आपका बनता है, जो कि क्या है आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, मेल में होता है। 1 सेकेंड। ओके, तो अब ये वाला जो क्रॉस है, ये क्रॉस कब कराया गया, कैसे कराया गया, थोड़ा सा हम देखेंगे। सबसे पहले मॉर्गन साहब ने ड्रोसोफिला में कुछ कैरेक्टर्स को लिए, आपके डाई हाइब्रिड क्रॉस कराने के लिए बेसिकली उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स को लिया। एक लिया क्या, बॉडी का कलर, एक क्या लिया, बॉडी का कलर। इसमें 2 कलर उन्होंने लिया था, एक लिया था ब्राउन कलर, एक लिया था येलो कलर। अच्छा, इसके लिए इन्होंने क्या एक टर्म होता है या फिर आप ऐसे कह लो कि सिंबल जो होता है वो क्या दिया था, आते हैं उस पर भी। उसके बाद इन्होंने क्या लिया, आई का कलर लिया, आँखों का रंग, और आँखों के रंग में क्या लिया, एक रेड लिया, अभी दिखाया ना ड्रोसोफिला में रेड कलर होता है, रेड कलर लिया और वाइट कलर लिया। और उसके बाद लिया था उन्होंने क्या लिया था, विंग्स, पंख। तो कुछ ड्रोसोफिलास के पंख जो थे वो नॉर्मल थे, सामान्य दिख रहे थे लंबाई में, और कुछ के बहुत छोटे थे, मिनिएचर थे, बड़े छोटे थे पंख वो सब। ठीक है, कुछ में तो ये हैं। अब इधर वाले जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये सभी डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं। कैसे कैरेक्टर्स हैं, डोमिनेंट हैं, प्रभावी हैं ये कैरेक्टर्स, यानी कि जब अगर ये दोनों साथ साथ में कैरेक्टर्स आएंगे तो ये सभी आपको दिखाई देंगे, प्रदर्शित होंगे। और ये जो कैरेक्टर्स हैं ये क्या हैं, ये आपके रेसेसिव कैरेक्टर्स हैं, अप्रभावी कैरेक्टर्स हैं, अप्रभावी कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, आइए अब कैसे, कौन सा सिंबल लिया था रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इन्होंने मेंडल से अलग सिंबल लिया। मेंडल साहब ने क्या किया था, मेंडल साहब ने कैपिटल T स्मॉल t से एक ही कैरेक्टर को दिखाने के लिए शुरू किया था। ठीक है, और वो भी उनमें क्या था, उन्होंने डोमिनेंट कैरेक्टर को लिया था।
ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर को लिया और उसी का दूसरा वर्जन ले लिया, कैपिटल टी और स्मॉल टी ले लिया था। बट मॉर्गन साहब ने क्या किया, मॉर्गन साहब ने चूज़ किया रेसेसिव वाले को कि भाई हमेशा रेसेसिव ही बुरा रहता है, या रेसेसिव को हम उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, तो चलो आओ रेसेसिव वाले को थोड़ा सा वैल्यू देते हैं। और ये जो है येलो, वाइट और मिनिएचर का फर्स्ट लेटर इन्होंने उठा लिया, और फर्स्ट लेटर उठाया, इसको स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट किया रेसेसिव वाले को, और ब्राउन वाले को वाई प्लस से रिप्रेजेंट इसको किया। ध्यान दीजिएगा, वाइट वाले को स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया, और जो डोमिनेंट वाला यानी रेड वाला जो है उसको डब्ल्यू प्लस से रिप्रेजेंट किया। इसी तरह से मिनिएचर विंग्स के लिए स्मॉल एम चूज़ किया, और नॉर्मल विंग्स के लिए इन्होंने क्या बनाया, एम प्लस, यानी कि नॉर्मल विंग्स के लिए। एक बार और रिपीट कर रही हूँ, जो रेसेसिव कैरेक्टर्स हैं, बॉडी के कलर्स हैं, कौन कौन से रंग हैं, ब्राउन है, येलो है, आई का कलर है रेड और वाइट है, पंखों का जो आपका साइज़ है एक नॉर्मल है और एक क्या है, मिनिएचर है। ठीक है, अब इसमें इन्होंने कौन से ऐसे सिंबल चूज़ किए ताकि इसको रिप्रेजेंट किया जा सके। सब जगह पे येलो ब्राउन ऐसे लिखना इजी नहीं था, तो उसके लिए इन्होंने सिंबल निकाला। क्या सिंबल निकाला, येलो वाले का फर्स्ट लेटर उठा लिया वाई, वाइट वाले का फर्स्ट लेटर उठा लिया डब्ल्यू, और मिनिएचर वाले का फर्स्ट लेटर उठा लिया एम। ठीक है, और इसको कैपिटल से रिप्रेजेंट नहीं किया सबसे पहले बात। उसके बाद क्या किया, इन्होंने इसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया। स्मॉल वाई रेसेसिव कैरेक्टर के लिए, अप्रभावी लक्षण के लिए, वाई प्लस जो है ये आपके प्रभावी लक्षण के लिए, डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए। स्मॉल डब्ल्यू जो है ये वाइट रंग का रेसेसिव कैरेक्टर है, रेड मतलब रेड के लिए, डब्ल्यू प्लस जो है ये रेड कलर का यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर का है। एम जो है, स्मॉल एम जो है ये मिनिएचर यानी छोटे पंखों के लिए एम से रिप्रेजेंट किया गया। जो नॉर्मल पंख हैं आपको उसको एम प्लस से रिप्रेजेंट किया। प्लीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे यही हमको इस फर्दर स्टडी करनी है। तो ये तीन उन्होंने क्या करा, कैरेक्टर इस मतलब 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर्स इन्होंने ले लिए। ठीक है, आ जाइए आगे आइए। अब इसके बाद इन्होंने ये क्या कराएंगे, इसके बाद ये कराएंगे क्रॉस। क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। मेंडल साहब ने भी क्रॉस ही कराया था, ये भी क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। ठीक है आइए क्रॉस कराते हैं। इसको देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है। मैं कोशिश करूँगी इसको थोड़ा सा आसान करने की, और उम्मीद करूँगी कि आपको समझ आ जाए जिस तरह से मैं कोशिश कर रही हूँ। तो आइए यहाँ पे देखिए, ये हैं आपके, सबसे पहले ये है आपका एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम है, ये वाला है एक्स क्रोमोसोम, और ये जो इस तरह से दिखाई दे रहा है ये है वाई क्रोमोसोम। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। ये है एक्स क्रोमोसोम, ये है एक्स क्रोमोसोम, और ये क्या है, वाई क्रोमोसोम है। ठीक है, अब देखो ये जो एक्स क्रोमोसोम है ये किस में होगा, फीमेल ड्रोसोफिला में होगा। किस में होगा, फीमेल ड्रोसोफिला में ये होगा। और ये वाला किस में होगा, मेल ड्रोसोफिला में होगा। नर ड्रोसोफिला मक्खी में ये प्रेजेंट होगा। यहाँ पे देखिए ये है आपका फीमेल का सिंबल, ये है आपका मेल का सिंबल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये जो इस तरह से एरो बना हुआ है ये वाई क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो इस तरह से बना हुआ है ये एक्स क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो आपके हैं, क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर दोनों क्या हैं, एक्स क्रोमोसोम हैं। यानी फीमेल ड्रोसोफिला में एक्स क्रोमोसोम सेक्स लिंग गुणसूत्र प्रेजेंट है, और वाई क्रोमोसोम जो होता है, एक्स वाई क्रोमोसोम जो होता है वो मेल में लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, आगे अब यहाँ पे क्या कराया, ये देखो, अगर इसको इस तरह से रखूँ, आइएगा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये है आपका स्मॉल वाई और ये है स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू कौन से कैरेक्टर, ये जो वाई है आपका ये क्या है, येलो है, और स्मॉल डब्ल्यू क्या है, ये आपका वाइट। ये येलो क्या है, ये है बॉडी का कलर, और ये क्या है, ये वाइट क्या है आपका, ये है आपके आई का कलर, आँखों का रंग जो है। ठीक है ना, दो कैरेक्टर्स को लिया गया है, डाई हाइब्रिड क्रॉस हो रहा है। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस जिसको कहा जाता है, दो कैरेक्टर को लेकर के, दो कैरेक्टर्स इन्होंने लिए हुए हैं। अगर इसको इस तरह से लिखा जाए, एक्स है, एक्स पर क्या है,
वाई डब्लू, इस पर भी क्या है वाई डब्लू। देखो इस वाले पर भी वाई डब्लू है, इस वाले पर भी वाई डब्लू है, तो इसको इस तरह से मैं लिख रही हूँ। अब आगे क्या है, आगे है आपका x पर है y प्लस डब्लू प्लस, और y पर कुछ नहीं है, y पर क्या है कुछ भी नहीं है। अगर इधर इसको नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, y प्लस डब्ल्यू प्लस, वाई पर क्या है कुछ भी नहीं है। अब देखो ये तो पेयर में ठीक है, दो गुणसूत्र हैं पेयर में हैं, इन पर दो पेयर क्या हैं, मतलब एक पेयर क्या है जीन भी प्रेजेंट है। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्या कहते हैं आप इसको, होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलोगे, समजातीय गुणसूत्र बोलोगे। क्या ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, सबसे पहली बात तो ये नहीं भैया, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंट है ये डिफरेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम है, सबसे पहले ये ध्यान दो। हम इसको हेटेरोलॉगस बोलेंगे, बट हम अभी इसको हेटेरोलॉगस नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक्स वाले पर तो जीन प्रेजेंट है, बट वाई वाले पर कोई भी जीन प्रेजेंट नहीं है। तो क्या यहाँ पर इसको 0 लिख सकते हैं, ठीक है लिख दिया, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, जहाँ पर दो पेयर गुणसूत्र, मतलब एक पेयर गुणसूत्र प्रेजेंट है, एक जोड़ा गुणसूत्र प्रेजेंट है, और एक ही गुणसूत्र पर जीन है और एक पर नहीं है, उसको हम कहेंगे अर्धयुग्मजी, हेमीजाइगस। क्या बोलेंगे इसको, हेमी, और इसको लॉगस करके हम होमोजाइगस इसको बोलेंगे, क्योंकि हम अभी जीन्स की बात कर रहे हैं, होमोजाइगस। और ये कैसा हो जाएगा, हेमीजाइगस है आपका अर्धयुग्मजी क्रोमोसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, अर्धयुग्मजी, अर्धयुग्मजी, ठीक है। क्यों अर्धयुग्मजी है भैया, क्योंकि एक ही पर क्या है, एक ही पर जीन प्रेजेंट है और एक गुणसूत्र पर जीन्स प्रेजेंट नहीं है। आइए अब तो हेमीजाइगस वाला कंडीशन भी हमने देख लिया। हेमीजाइगस वाला कंडीशन किस में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ड्रोसोफिला में हमको हेमीजाइगस वाला कंडीशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इनका क्रॉस कराया जाए तो क्या बनेगा, आते हैं क्रॉस कराते हैं। तो एक एक्स पर तो वाई डब्ल्यू आ जाएगा, और एक एक्स पर क्या आ जाएगा, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस आ जाएगा, ये आ जाएगा। आइए, और फिर उसके बाद क्या कराते हैं, इसका y से भी तो कराना है, तो y से करा दिया। x पर क्या आ जाएगा, y w, और y क्या है 0 है, y पर कुछ नहीं है। ये आपका बन गया एक, ये आपका बन गया दूसरा। आइए यहाँ पर फिर से क्या कंडीशन बनेगा, x y w, और क्या बनेगा x y प्लस w प्लस बनेगा, ठीक है। आइए उसके बाद फिर क्या करना है, इसका भी y से भी क्रॉस कराना है, ठीक है। एरो करा करके दिखा रही हूँ, अभी हम पनेट स्क्वायर में भी इसको बना लेंगे। x पर क्या है y w है, और इसका क्या है, यहाँ पर क्या है y पर कुछ नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि दो ऐसे गैमीट्स आपके बन रहे हैं, इनका गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है। तो दो ऐसे गैमीट बन रहे हैं जिनमें क्या है, हेमीजाइगस वाला कंडीशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दो ऐसे बन रहे हैं जिसमें होमोजाइगस, नॉट होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस वाला कंडीशन बनता हुआ दिखाई हाँ हेटेरोजाइगस वाला कंडीशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आ जाओ, इसको मैं एक फ्रेश पेज पर दिखा रही हूँ, थोड़ा सा एक सेकेंड। और क्या क्या बना था, x बना था, एक है y w, एक है y प्लस w प्लस, एक आपका क्या बना था, x बना था, y w बना, और y कुछ नहीं बना। एक बना था x y w बना, और x क्या बना था, y प्लस w प्लस बना था आपका, है ना, यही तो बनेगा। हाँ ठीक है, x और एक क्या बना था, y w बना, और एक क्या बना आपका y 0। देखो ये सेम है, ठीक है, ये भी क्या दिखाई दे रहे हैं, सेम दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कुछ हमारा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए देखिए, x क्या है y w, एक x में क्या बन रहा है y प्लस w प्लस, ये वाला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आ जाइए, उसके बाद क्या बन रहा है, x y देख लो, x y क्या बना,
YW और Y क्या है, Y पर कुछ नहीं है। कैरेक्टर्स क्या है, यहाँ से अभी बस इतना ही ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे देखो ये बने, ठीक है। हमें कितने बनते हुए दिखाई दे रहे हैं गैमेट्स, 1 2 3 4 बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट कैरेक्टर इज 50-50 का दिखाई दे रहा है। ये दोनों, ये वाला और ये वाला सेम है, और ये दोनों क्या हैं, सेम है, इसीलिए एक ही करके आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो ये जो वन्य प्रकार लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये XY और XY प्लस W प्लस, ये जो Y प्लस W प्लस है, ज़रा रिकॉल करिए प्लीज़, कौन सा कैरेक्टर है आपका। Y प्लस क्या है आपका, ब्राउन कलर, बॉडी का कौन सा कलर, ब्राउन कलर। Y प्लस क्या है, आँखों का रेड कलर, किसका, आँखों का रेड कलर, ठीक है। इन डोमिनेंट कैरेक्टर्स को वाइल्ड टाइप बोला जाता है, यानी जो ड्रोसोफिला, जंगली ड्रोसोफिला होगी उसमें ये कैरेक्टर दिखेगा, उसका जो बॉडी होगा ब्राउन कलर का होगा, आंखें जो होंगी वो रेड होंगी, और विंग्स जो होंगे वो क्या होंगे, नॉर्मल होंगे, ठीक है। तो वाइल्ड टाइप के ड्रोसोफिला में ये जेनेटिक कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। और ये जो है आपका, ये नॉर्मल ड्रोसोफिला होती है, जिसमें क्या दिख रहा है कि ये जो आपका येलो बॉडी और छोटे जो पंख हैं, पंख नहीं है, ये क्या है, आँखों का जो रंग है, सफ़ेद आँखों का रंग है, तो ये नॉर्मल ड्रोसोफिला में देखने को मिलता है। आई थिंक इतना मैं समझा पाई हूँ आपको, और ढंग से थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया है मैंने। थोड़ा इसको आप क्या करिएगा, अगर समझना है वीडियो को दोबारा से पीछे ले जा करके बैक करके वापस देख सकते हैं, ठीक है। अब ये है आपके F1 जनरेशन में क्या बन गए, देखो F1 जनरेशन में क्या बना, ध्यान यहीं से देना है। F1 जनरेशन में बना XY और XY प्लस W प्लस, उसके बाद क्या बना था, एक और चीज़ बनी थी ना F1 जनरेशन में, X क्या है, YW और Y बना हुआ है, ठीक है। ये है आपका फीमेल, पनेट स्क्वायर बनाएंगे, ये सब ध्यान रखना है। ये है मेल, मेल कैसा बन रहा है, कौन सा कंडीशन बन रहा है मेल में, हेमीजाइगस कंडीशन मेल में बन रहा है। तो ये है हमारा क्या, F1 जनरेशन का पनेट स्क्वायर बनाऊँ, यहीं पर पनेट स्क्वायर बनाऊँगी ताकि आपको आगे समझ में आए। हाँ, पनेट स्क्वायर बना लेते हैं। इधर पे रखेंगे किसको, फीमेल को वर्टिकल साइड पे, और हॉरिजॉन्टल साइड पे रखेंगे फीमेल को, तो मतलब मेल को। इधर रख लिया XY और इधर रख लिया क्या, XY प्लस W प्लस, ये रख लिया। इधर क्या रखूँ, XYW और इधर क्या रखूँ, मतलब Y पर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। ओके, दिस इज़ फीमेल ड्रोसोफिला और ये क्या है, ये है मेल ड्रोसोफिला का, ठीक है। आइए गैमीट बनाना शुरू करें। तो गैमीट बनाते हैं हम। गैमीट बनाएंगे तो क्या मिलेगा, XYW XYW बनाते चलिएगा। इधर क्या मिलेगा, XYW और Y मिलेगा। ये ज़ीरो रखनी ताकि समझ में आए कि Y पर कोई भी जीन प्रेजेंट नहीं है। इधर क्या होगा, XYW YW मतलब Y प्लस सॉरी X पर है ना, XY प्लस W प्लस। उसके बाद क्या बन रहा है, XY प्लस W प्लस और Y पर कुछ भी नहीं है। आइए तो देखो F2 जनरेशन में एक और चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पर सेल्फिंग नहीं हो रहा है। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम सेल्फिंग नहीं करा रहे, मतलब स्वपरागण जैसी कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ड्रोसोफिला में नर मक्खी अलग है, मादा मक्खी अलग है। एक ही शरीर में ना तो ओवम बन रहा है ना ही स्पर्म बन रहा है, तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही शरीर में क्या हो, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया जा सके, ठीक है। इसीलिए सेल्फिंग नहीं हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर क्या कराया जा रहा है, यहाँ पर आपका क्या कराया जाएगा, आपका क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराने की कोशिश की जा रही है, यानी कि नर और मादा को अलग अलग तरीके से क्या कराया जा रहा है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कराया जा रहा है। मतलब जैसे सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन बेसिकली एनिमल्स में होता है, क्योंकि मोस्टली एनिमल्स आपके बायोसेक्सुअल नहीं होते हैं, जो कि जूलॉजी में एक टर्म है, हर्माफ्रोडाइट नहीं होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या बन रहा है,
एक्स वाई डब्ल्यू और एक्स वाई डब्ल्यू बन रहा है। देखिए F2 जनरेशन में कहीं ऐसा बन रहा है एक्स वाई डब्ल्यू, जो बनता हुआ दिखाई दे वही ध्यान दो। देखो एक्स वाई डब्ल्यू दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर इसको मैं मान लूँ 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, 6, 7 और 8, कितने बन रहे हैं? 8 बन रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इधर वाला ध्यान दीजिएगा, इधर वाला ध्यान दे लीजिए। तो चौथे नंबर पर क्या बन रहा है? एक्स वाई डब्ल्यू बन रहा है। कौन सा टाइप होगा? पीला श्वेत होगा। ये आपका क्या होगा? येलो वाइट ड्रोसोफिला। कैसी होगी ड्रोसोफिला? देखने में इसका बॉडी कलर कैसा होगा? येलो होगा। आंखों का रंग कैसा होगा? सफ़ेद होगा। एक और कैरेक्टर जो लो, इसका जो पंख होगा वो क्या होगा? छोटा होगा। ये आप किस टाइप की मक्खी की बात कर रहे हो? नॉर्मल ड्रोसोफिला की बात कर रहे हो। और उसके बाद एक्स वाई डब्ल्यू और वाई, एक्स वाई डब्ल्यू वाई, ये देखो एक्स वाई डब्ल्यू वाई, ये दूसरे नंबर पर है। ठीक है ना, ये भी नॉर्मल टाइप की ड्रोसोफिला बनती हुई दिख रही है। और ये क्या होगा? ये मेल होगा। दिस इज फीमेल, ये क्या है? मेल। ठीक है, आगे ये एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ये देखो तीसरे नंबर पर एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ये क्या होगा? ये मक्खी में डोमिनेंट कैरेक्टर दिखेंगे और ये होगी ब्राउन कलर की। इसकी आंखों का रंग कैसा होगा? रेड होगा। और इसके पंख जो होंगे वो नॉर्मल होंगे, क्योंकि 2 ही कैरेक्टर लेकर के हम चल रहे हैं। तो जो क्योंकि डोमिनेंट होगा तो पंख भी क्या होगा? नॉर्मल ही होगा। आगे आइए, ये है क्या? फीमेल है आपका, वाइल्ड टाइप की है। डोमिनेंट कैरेक्टर्स इसके हैं, वाइल्ड टाइप बोला जा रहा है इसको। ठीक है, एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस वाला कहाँ कंडीशन है? ये एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस वाला कंडीशन है। ठीक है, ये क्या है? डोमिनेंट मेल है। चलो आगे आ जाओ। अब इसका एक और हम क्रॉस कराने की कोशिश करेंगे, यानी कि एक और चीज़ यहाँ पे देखेंगे। क्या देखेंगे? अभी बताती हूँ। देखो, अगर एक्स वाई डब्ल्यू है और एक्स वाई डब्ल्यू है, ठीक है, यहाँ पर क्या है? वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ऐसे रख लेते हैं, ऐसे रखो इसको, ज़्यादा ठीक रहेगा। क्या यहाँ पर क्या है? वाई डब्ल्यू है, और यहाँ पे भी क्या है? वाई डब्ल्यू है। इधर क्या है आपका? यहाँ है वाई प्लस डब्ल्यू प्लस है। ठीक है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये इस तरफ आ जाए और ये इस तरफ चला जाए? ठीक है, ऐसा होता है। जीन्स क्या करेंगे, क्योंकि जीन्स बंधे हुए नहीं है कि ये भैया जिस पर प्रेजेंट है बस उसी क्रोमोजोम के साथ में जाएंगे। जीन्स क्या होंगे? जीन्स इस क्रोमोजोम से हट करके, मतलब जीन का ये वाला एलिल इस क्रोमोजोम से हट करके इस क्रोमोजोम पर भी आ जाएगा, और ये वाला जो एलिल है यहाँ पर भी इसका प्लेस ले लेगा, और ये जो है ये इसका प्लेस ले लेगा। इसको कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर। क्या कहा जाता है? क्रॉसिंग ओवर। मुझे हिंदी याद नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप ध्यान दे लीजिएगा थोड़ा सा हिंदी में क्या लिखा हुआ है। क्रॉसिंग ओवर इसको कहा जाता है, और क्रॉसिंग ओवर ही होगा तभी नए कैरेक्टर्स आएंगे जिनको कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिकॉम्बिनेंट्स कहा जाता है, जिनको कहा जाता है पुनर्संयोजी। क्या? पुनर्संयोजी। क्रॉसिंग ओवर से क्या हो रहा है? पुनर्संयोजी कैरेक्टर्स, नए कैरेक्टर्स बनते हुए दिखाई दे रही, यानी नया कैरेक्टर वाली ड्रोसोफिला बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कि यहाँ पर बनेगी। ठीक है, कैसे बनेगी आइए देख लेते हैं। अगर पॉसिबिलिटी ऐसी आए, पॉसिबिलिटी क्या आए? एक्स को यहाँ पे रखते हैं और क्या लेंगे? यहाँ पे एक y तो कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा y प्लस डब्ल्यू प्लस। इधर क्या रख लूँ मैं? y डब्ल्यू और y डब्ल्यू, ये रख के देखते हैं क्या बनता है।
देखो यहाँ पे ये रखना पड़ेगा और इसको हमें नॉर्मल लेना पड़ेगा। ठीक है, आइए, तो बना एक्स वाई डब्लू और क्या बना एक्स वाई प्लस डब्लू प्लस, उसके बाद क्या बन रहा है एक्स वाई प्लस डब्लू प्लस और वाई, और क्या बनेगा एक्स वाई डब्लू और एक्स वाई डब्लू। तुम्हारा यहाँ पे एक एक कैरेक्टर आ रहा है ना, दोनों कैरेक्टर्स नहीं आ रहे हैं। रिकॉम्बिनेशन इसको क्या करूं, इसको लेती हूँ नॉर्मल। ठीक, ओके, तो देखिए क्या बनेगा आपका, बनेगा यहाँ पे एक्स वाई डब्लू प्लस अरे रिकॉम्बिनेंट्स वाला चलो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे ही देख लो। देखो जब रिकॉम्बिनेंट्स लेंगे यानी ये जो है आपका ये इस तरफ आ जाएगा, हाँ यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये इस तरफ आ जाए तो ये क्या बन जाएगा y प्लस डब्लू बन जाएगा, यहीं पहले बना लेते हैं, ये क्या बन जाएगा y प्लस डब्लू बन जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये क्या हो जाए, ये इधर आ जाए, ये आपका इधर चला जाए, तो क्या बनेगा y डब्लू प्लस बनेगा। ठीक है, तो क्या बना आपका एक्स वाई डब्लू प्लस बना और क्या बना एक्स वाई प्लस डब्लू बना। ठीक है, अब इधर क्या बन रहा है, इधर पे आपके बन रहे हैं एक्स वाई डब्लू और वाई बन रहा है। चलो यहीं पे क्रॉस कराओ। ठीक है, क्रॉस कराया तो क्या बना, एक बना एक्स वाई डब्लू और एक्स वाई डब्लू प्लस बन रहा है। उसके बाद इधर क्या क्रॉस बन रहा है, एक्स वाई डब्लू प्लस और क्या बन रहा है वाई बना। ठीक है, ये है आपका ये वाला वाई। ठीक, आगे आ जाओ, चलो पनेट स्क्वायर बना लेती हूँ अगर ऐसे क्लियर नहीं दिख रहा है तो। देखिए एक्स वाई डब्लू प्लस और इधर क्या है एक्स वाई प्लस डब्लू। ठीक, और यहाँ क्या है एक्स वाई डब्लू और इधर क्या है वाई। इसको इरेज करती हूँ। आइए क्या बनेगा एक्स वाई डब्लू प्लस और यहाँ पे एक्स वाई डब्लू प्लस और वाई। आ जाओ एक्स वाई डब्लू और एक्स वाई प्लस डब्लू। ठीक, यहाँ ये हाँ ठीक है, और यहाँ क्या है एक्स वाई प्लस डब्लू और ये क्या है वाई। मिलाइए ज़रा सा, ये कहाँ पे बन रहा है एक्स वाई डब्लू और एक्स वाई डब्लू प्लस, कहीं पे मिल रहा है, ये 7वां था, ये 6ठा नंबर, ये 5वां नंबर है ना। एक्स वाई क्या है एक्स वाई डब्लू और एक्स वाई डब्लू प्लस, एक्स वाई डब्लू और एक्स वाई डब्लू प्लस, ये क्या है 8वें नंबर पर है। ठीक है, उसके बाद क्या है एक्स वाई प्लस मतलब एक्स वाई डब्लू प्लस और क्या है वाई 6ठे नंबर पर है, ये 8वें नंबर पर बनेगा और ये क्या बनेगा ये 6ठे नंबर पर बनेगा। एक और चीज़ है, अब क्या बन रहा है एक्स वाई डब्लू और एक्स वाई प्लस डब्लू है ना, एक्स वाई डब्लू और एक्स वाई प्लस डब्लू ये बन रहा है 7वें नंबर पर। कौन से नंबर पर बन रहा है 7वें नंबर पर। एक और चीज़ देख लेते हैं एक्स वाई प्लस डब्लू, ये है एक्स वाई प्लस डब्लू और y बन रहा है। ठीक है, ये है 5वें नंबर का। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन से भी 4 गैमीट बने।
नॉर्मल हमने देखा कि जो जीन्स का नॉर्मल क्या हो रहा है, गैमीट बन रहा है, फिर फर्टिलाइजेशन बन रहा है, उससे क्या बन गए, 4 प्रोजेनीज बन गई, ठीक है ना। पहले क्या बनेगा, गैमीट बनेगा, फिर उससे क्या बनेंगे, 4 प्रोजेनीज बनेंगे, ठीक है। ये तो नॉर्मल था आपका कि नॉर्मल अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन किस कंडीशन में होगा वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपके जो प्रोजेनीज बन रही हैं ये तब बन रही हैं जब रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हो गया और रिकॉम्बिनेशन होने के बाद भी 4 नई प्रोजेनीज आई, ठीक है। तो टोटल हमने कितनी प्रोजेनीज बना ली, 8 प्रोजेनीज हमने बना करके देखा। आप नया रिकॉम्बिनेशन भी करा सकते हैं और नई प्रोजेनीज भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर देखो ये क्या होगा, क्योंकि एक कैरेक्टर यहाँ पर डोमिनेंट है, तो ये वाला जो मेल होगा ये क्या होगा, इसकी आंखों का रंग सफ़ेद होगा। ये वाला जो मेल फ्लाई होगा इसकी बॉडी का कलर पीला होगा। और ये वाला जो आपका क्या है, ये फीमेल मक्खी है, तो ये कैसी होगी, इसकी आंखों का रंग सफ़ेद होगा। और यहाँ पर जो फीमेल मक्खी है इसका बॉडी का कलर क्या होगा, पीला होगा, ठीक है। चलो आ जाओ, पीला होगा और आंखों का भी कलर देख लेना, पीला और आंखों का कलर क्या होगा, डब्लू है ना, रेड होगा, ठीक है। आंखों का भी कलर देख लेना, एक एक कैरेक्टर लिखा हुआ है। ओके आ जाओ, ये फीमेल है तो ये क्या होगी, ये वाइट है और ये क्या होगी, ब्राउन। और यहाँ पे ये क्या है, ये येलो है और ये इसका जो आंखों का रंग क्या होगा, ये क्या होगा आपका, रेड, ठीक। ये है फीमेल मक्खी का। ओके चलो, तो रिकॉम्बिनेशन से हमने क्या देखा, हमने 4 नई प्रोजेनीज बना करके देखी रिकॉम्बिनेशन के जरिए। बट एक और चीज़ यहाँ पर है, ये ध्यान दीजिए, ये हैं आपके पेरेंटल टाइप्स और ये क्या है आपके, ये रिकॉम्बिनेंट टाइप है। थोड़ा सा परसेंटेज पर ध्यान दो बच्चों कि पेरेंटल टाइप में कितने हैं, 98.7% जो बच्चे बन रहे हैं वो किससे मिलते जुलते होंगे, वो मम्मी पापा से। इनका 98.7% कैरेक्टर जो है वो मम्मी पापा से मिलता जुलता होगा। और ये जो 1.3% के जो नई प्रोजेनीज बनी ये ऐसी होंगी जो मम्मी पापा से अलग दिखेंगी, माँ बाप से अलग दिखेंगी, ठीक है। इतना कम क्यों, क्या रिकॉम्बिनेशन इतना कम होता है, नहीं, रिकॉम्बिनेशन इतना कम नहीं होता है, थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये क्रॉस आप करवाइएगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, F1 जनरेशन में क्रॉस कराएंगे, फिर F2 जनरेशन में क्रॉस कराइएगा, उसके बाद क्या कराइएगा, रिकॉम्बिनेशन करवा के भी क्रॉस करवाना है आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे बॉडी जो मतलब आँखों का जो रंग लिया हुआ है वो क्या लिया हुआ है, डोमिनेंट है, रेसेसिव वाला है। और यहाँ पे पंखों का जो शेप है वो क्या है, छोटा वाला है, मिनिएचर वाला है। ओके आइए एक सेकेंड, हाँ पता नहीं फ़ोन वोन सब, चलो ठीक है, सॉरी। ओके देखिएगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे ना मैं एक चीज़ ये पिक्चर के ज़रिए समझाना चाहती हूँ कि जीन्स देखो थोड़ा सा, कि ये जो एलिल्स हैं, जीन्स बोलूँ या एलिल्स बोलूँ बात एक ही है, ये जो एलिल्स हैं आपके ये क्लोज बैठे हुए हैं, एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक बैठे हुए हैं, ठीक है। बट यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये जीन्स क्या है, ये दूर दूर बैठे हुए हैं, ठीक है। क्या हुए हैं, दूर दूर बैठे हुए हैं। अब बताइए मुझे ज़रा सा, जब 2 दोस्त होते हैं, एक मिनट, एक सेकेंड, सॉरी, हेलो, हाँ स्मृति, हाँ हाँ वो क्लास ले रही हूँ, थोड़ा सा करती हूँ, आऊँगी मैं, आऊँगी, ठीक है, ठीक है। ज़्यादा टाइम हो गया, ओके बच्चों माफ़ कीजिएगा। क्या हम डिस्कस कर रहे थे कि जब जीन्स एक दूसरे से ज़्यादा दूर बैठे होते हैं तब क्या होता है। अब इसको ऐसे एग्जांपल से समझिए कि अगर 2 दोस्त हैं, वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, ट्रांसपेरेंसी है दोनों के बीच में, और मतलब इतनी ज़्यादा समझ आ चुकी है कि अभी दूसरा कोई कुछ भी कहे उनकी दोस्ती नहीं टूटती है। तो ये ऐसे वाले जीन्स हैं जो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, ये पेरेंट्स से बच्चों में भी साथ साथ ही जाते हैं, यानी इनमें रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, यानी कि ये वाले का कोई दूसरा दोस्त नहीं बनता है और इस वाले का भी कोई दूसरा दोस्त नहीं बनेगा, यानी ये पेरेंट से बच्चों में भी जैसे थे वैसे ही जाएंगे। इनको कहते हैं, ये कहते भैया कि नहीं हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो हमें नहीं बदलना है, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं,
ठीक है, तो ये एक दूसरे से क्या हुए हैं, बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। जब बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं, इन्हीं को कहते हैं लिंक्ड जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंक्ड जीन बोलते हैं, सहलग्न जीन कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है, सहलग्न जीन कहा जाता है। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कब प्रक्रिया बनेगी, जब ये पेरेंट से बच्चों में जाएंगे और साथ साथ ही जाएंगे, तो इसी को कहा जाता है सहलग्नता कहा जाता है, लिंकेज बोला जाता है। क्या कहा जाता है, सहलग्नता कहा जाता है, लिंकेज कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब लिंकेज होगा। अब बताओ लिंकेज कब होगा, जब क्या होगा कि दो जीन जो हैं ये आपस में बहुत क्लोजली बैठे हुए हैं और ये अपना पोजीशन छोड़ते ही नहीं है, कहते ही नहीं है कि ठीक है मैं दूसरे क्रोमोसोम पर जा कर के बैठूंगा। तो ये क्या होंगे, ये पेरेंट से बच्चों में आएंगे, साथ साथ आएंगे। ये हो गया आपका सहलग्नता। तो हम क्या कह सकते हैं, लिंकेज ज़्यादा कब होगा, एक सेकेंड, लिंकेज जो है वो ज़्यादा कब होगा, जब डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस कम होगा। तो लिंकेज का डिस्टेंस से इनवर्सल रिलेशन है, विक्रमानुपाती रिलेशन है। विक्रमानुपाती का क्या होता है, उल्टा हो जाएगा। विक्रमानुपाती संबंध होने का मतलब होता है उल्टा हो जाएगा, यानी डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो लिंकेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लिंक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूरी बढ़ी, लगाव खत्म। दूरी घटी तो लगाव बढ़ जाएगा। यहाँ पे ऐसा सीन बन रहा है। ठीक है, जैसे ही दूरी बढ़ी, दोस्ती क्या हो जाएगी इन जीन्स के बीच में, दो जीन्स के बीच में धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेगी और ये दूसरे के साथ दोस्ती करना शुरू कर देंगे। लेकिन जैसे ही दोस्ती क्या हो गई, दोस्ती कह रही है, डिस्टेंस जैसे ही कम हुआ, डिस्टेंस कम है तो दोस्ती बहुत गहरी है, दोनों के बीच में लिंक बहुत अच्छा है। और ये लिंक इतना अच्छा है कि ये बदलते ही नहीं, अपना पोजीशन जाते ही नहीं है किसी और जीन के साथ में जोड़ा बनाने के लिए, ये साथ साथ चलते हैं। ठीक है, ये है आपका लिंकेज का। अब एक और चीज़ कहेंगे, यानी कि दूरी ज़्यादा रहेगी तो रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा क्यों हो रहा है भैया, लिंकेज टूटेगा, दोस्ती टूटेगी, तभी तो नए लोगों से दोस्ती होगी। जब नए लोगों से दोस्ती होगी तो इसी को क्या कहा जाता है, पुनर्संयोजी कहा जाता है, रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। इन जीन्स को क्या कहा जाता है, रिकॉम्बिनेंट जीन्स कहते हैं। डिस्टेंस बढ़ रहा है, रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यहीं पर आप देख लो, ये वाला F2 जनरेशन वाला, ये पेरेंटल टाइप कितने हैं, 62.8%। और यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट जीन्स कितने बन रहे हैं, यानी रिकॉम्बिनेंट वाले प्रोजेनीज कितनी बने, 37.2%। ज़्यादा हुआ तो क्यों ज़्यादा हुआ, क्योंकि दूरी घट रही है, जीन्स के बीच में दूरी घट रही है, लिंकेज के चांसेस कम हो रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन के चांसेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि रिकॉम्बिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। रिकॉम्बिनेशन क्या है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। ठीक है, यानी कि दूरी जितनी ज़्यादा, रिकॉम्बिनेशन उतना ज़्यादा होगा, नए लोगों से दोस्ती उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ओके, अब आ जाइए, हम थोड़ा सा आज का टॉपिक हम इतना यहीं पे रोकते हैं और कल रिकॉम्बिनेशन के बारे में हम थोड़ा सा और देखेंगे कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैसी है, क्या होती है, और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का और डिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, और अगर जिन बच्चों को ये वाला टॉपिक आज समझ में नहीं आया हुआ है वो मैं कल एक बार फिर से इसको रिकैप कर दूंगी। एंड आपका आज का होमवर्क है, अभी तक का जितना भी क्लास मैंने लिया होमवर्क नहीं दिया हुआ है, आज दे रही हूँ। आज आप ये क्या करवाएंगे, ये क्रॉस करवाइएगा। जिस तरह से सबसे पहले हमने क्या लिया, हमने ये इस तरह से बनाया, दोनों का क्रॉस करवाया और उसके बाद हमने क्या करा, F2 जनरेशन में क्रॉस करवा करके चेक किया। तो क्रॉस करवाइए और देखिए कि ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये दोनों प्रोजेनीज आपके बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो आज इतना ही लिया मैंने, बहुत सारी चीज़ें ली थी आज पढ़ाने के लिए। एक सेकेंड, लास्ट टॉपिक था, थोड़ा सा और रह गया है, बट टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी का टॉपिक हम कल पढ़ेंगे बच्चों। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में बने रहने के लिए। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।